हमारा सनातन देश जिसका हर जगह लोहा माना गया, पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में जिसकी जो चरम था, उसका जो परचम था, लहराता था, आज फिर से मैं एक बार जागृत होकर के हमारे उन सांस्कृतिक मूल्यों को, सनातन मूल्यों को फिर से एक बार अपने मन में आविर्भाव करने की आवश्यकता है। और हमें ऐसे युवा देने की आवश्यकता है देश को जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, क्योंकि इस समाज में अभी सब लोग अपने लिए दौड़ दौड़ लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सप्ताह नया एपिसोड, नई शख्सियत और फिर से नई जानकारी। आज ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके अनुभव आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। वो पेशे से एडवोकेट हैं, रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं और संस्कृति बचाव अभियान चलाया हुआ है, जिसके माध्यम से युवाओं को जागरूक भी करते हैं और देश की संस्कृति से, सनातन के माध्यम से हमारी पुरातन चीजों को बचाए हुए हैं और नई युवा पीढ़ी को भी मोटिवेट करते हैं कि वो भी इस तरह के अभियान से जुड़े। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा अनुभव राज शर्मा जी का। सर, स्वागत है आपका। सर, आप इतना सारा कार्य कर रहे हैं, नई जनरेशन को आप लीड भी करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप सनातन के लिए बहुत अच्छे से मतलब दिल से कार्य कर रहे हैं आप। तो जैसे आप एडवोकेट का रूप में आप वर्किंग कर रहे हैं आज, तो आपके पारिवारिक किसी कल्चर के माध्यम से आप एडवोकेसी से जुड़े या आपको लगा पढ़ाई के दौरान कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए एडवोकेट लाइन के अंदर जाकर? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी पारिवारिक माहौल मेरा ऐसा ही है शुरू से, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं और परिवार में सनातन धर्म की और वहाँ की रूढ़ियों की, वहाँ की परंपराओं की काफ़ी अच्छी चलन है। मेरी माता जी बहुत धार्मिक है, उन्होंने शुरू से हमको इस तरह की धार्मिक माहौल को घर पे दिया कि हमारी परवरिश ही ऐसे माहौल हुई है कि हम धर्म कर्म संस्कृति से स्वतः ही जुड़ते चले गए। और ऐसे माहौल में जब हम धीरे धीरे अब हम जब बड़े हुए हैं तो हमने हमारे आसपास के माहौल को देखा, समझा और वहाँ की जो विसंगतियाँ हैं, जो आज हम महसूस करते हैं कि सनातन को लेकर के ऐसा क्या माहौल बनता जा रहा है कि सनातन को हमको रेज़ करना पड़ रहा है, हमको आवाज़ उठानी पड़ रही है कि सनातन फिर से जागृत हो और फिर से हमारी नई युवा पीढ़ी में सनातन की जो पुंज है वो दीप्यमान हो। तो ऐसा क्यों? आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि सनातन तो सर्वथा सनातन है। सनातन का अर्थ ही है कि वो जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो सनातन को जगाने के लिए फिर से प्रयास करने पड़ रहे हैं हमारे देश में, तो इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता लगती थी। तो जैसे-जैसे हमने सोच हमारी प्रगाढ़ हुई, हम बड़े हुए, जब इस माहौल को और ज़्यादा हम अवगत हुए, तो हमने धीरे-धीरे इस तरफ अपना रुझान शुरू किया कि हम कैसे भी, किसी भी प्रकार से, कैसे भी अपने क्रियाकलापों से हम सनातन को वापस से एक बार फिर से कि आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि सनातन तो वैसे भी शाश्वत ही है और ये सच्चाई है कि क्यों आज इसकी जरूरत पड़ रही है वापस इसको जगाने की, जबकि ये तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी दिनचर्या में शुरू से ही सनातन रहा है, उसी के कार्यकलाप रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के समय से ही। और ये आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आप माता श्री के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज भी इसी क्षेत्र में कार्य आप कर रहे हैं। सर, एक बात मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा, जैसे आप एक वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेज जो अभी आ रहे हैं वर्तमान दौर में तलाक को लेकर या बहुत सारी विसंगतियों को लेकर, जो आप देखते भी होंगे दिनों रात, तो ऐसा कारण क्या रहा है कि हमारा जो सनातनी समाज है, उसकी जो नई जनरेशन है, नई युवा पीढ़ी है, वो गलत ट्रैक पर जा रही है? सर, सबसे पहले इसका जो आधारभूत कारण नज़र आता है, वो जो हमने हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति के मूल्य, सांस्कृतिक मूल्यों को हमने खो दिया। हमने हमारे परिवारों का माहौल ऐसा बनाना शुरू कर दिया, जिससे हमारे परिवार को, हम जब पाश्चात्य लोगों को देखते थे, हम बड़ा फेमिनाइज़ होते थे, बड़ा हम उनको तरफ आकृष्ट होते थे। हम ये सोचते थे कि हम वो युग जिए जिस युग को हम केवल अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं या टीवी पिक्चर्स पे या अपने मोबाइल पे देख पा रहे हैं। तो उसकी होड़ में जब हम लगे, तो धीरे-धीरे कहीं हमारी संस्कृति के जो अहम पहलू थे, जो हमारा, आप जैसा आप कह रहे हैं कि हमारी सुबह उठने की दिनचर्या से शुरू होकर के और रात को हमारे शयन तक की जो पूरी दिनचर्या है, कहीं न कहीं इसमें हमारे सनातन की संस्कृति का, उनके मूल्यों का समावेश रहता ही था। चाहे वो सुबह उठकर प्रातः वंदन करना हो, चाहे हमारी हथेली को स्पर्श करना हो, देखना हो और धरती माता के स्पर्श करके धरती पर पाँव रखने की जो हमारी पुराने लोगों में परंपराएं चली आती थी, आज हम देखते हैं कि छोटी-छोटी इन चीज़ों से लेकर के हमारे बड़े-बड़े नैतिक मूल्य तक हम लोग खोते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं। तो हमारे दैनिक जीवन से लेकर के हमारे वैवाहिक जीवन पे भी इसका प्रभाव पड़ना वो लाज़िमी है। क्योंकि आज शादियाँ
अब पहले हम शादियां करते थे, जो हमारी वैवाहिक स्थिति जो होती थी, हमारे 4 आश्रम बताए गए थे हमारे सनातन में। तो उन 4 आश्रमों के हिसाब से हमारा जो गृहस्थ आश्रम का जो हमारे समय होता था एक पर्टिकुलर अवस्था के बाद में, उसके बाद उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने के लिए विवाह सूत्र में 2 जीवों को एक साथ बांधा जाता था, और वो दोनों परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए पूरे जीवन में सनातन संस्कारों और मूल्यों को निभाते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए पूरा जीवन एक साथ व्यतीत कर लेते थे, और यही उनके जीवन की सार्थकता माना जाता था। तो आज क्या हो रहा है, आज हम लोग विवाह को सिर्फ एक अपनी नीड फुलफिल करने का एक माध्यम पर मान रहे हैं कि अगर भाई अब बड़े हो गए हो, आपकी उम्र हो गई है, अब आपको भाई शादी कर लेनी चाहिए। शादी आप पर एक भार की तरह थोपी जा रही है, जिसको आप निभाने के लिए कई बार शरीर से, मन से, तन से और अपने अपने विचारों से तैयार ही नहीं है। और आप पर अगर वो शादी का रिश्ता थोप दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो अब उसके पीछे जो असंतुष्टि का भाव है, वो कहीं ना कहीं मन में बना रहता है। जब तक आप निभा सकते हैं, तब तक आप निभा लेते हैं। कई बार चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि फिर आपके पास ऐसे विकल्प होते हैं कि अब आपको तलाक ले लेना चाहिए, शादी से बाहर आ जाना चाहिए। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। एक्चुअल में लगता है भी है कि यह शादियां सिर्फ थोपी जा रही हैं। मतलब एक व्यक्ति मन से, विचारों से अभी तैयार नहीं है, सिर्फ शरीर से तैयार हुआ है, बड़ा हो गया है, तो परिवार को लगता है, और परिवार को लगे या ना लगे, आसपास रिश्तेदारों को जरूर लगता है, मोहल्ले वालों को जरूर लगता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी शादी कर देनी परेशानी चाहिए। होने ज्यादा होती है सर। वो परेशानी होने ज्यादा होने लग गई है। पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ज्यादा परेशानी है कि आपका बच्चा अकेला घूम रहा है, इसकी शादी कर दी जाए। और फिर मतलब बहुत सारे कारण ऐसे, मतलब साल 2 साल तो सब अच्छा लगता है कि चलो कभी नई नई शादी हुई है, कभी ससुराल जाना है, कभी आना है, कुछ लेन देन चल रहा है, तो सबको अच्छा लग रहा होता है। जैसे ही जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे बच्चा हो गया या भैया आप उसकी जिम्मेदारी निभानी है, अब आपको नौकरी करनी है, पहले नहीं भी कर रही तो अब करनी पड़ेगी, या व्यवसाय है उसमें ध्यान नहीं था, अब ध्यान देना पड़ेगा। मतलब उसको कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है उस संबंध को निभाने के लिए जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद तलाक के सबसे बड़े कारण ये हो गए हैं। और दूसरे जो अन्य कारण है समाज में जो मौजूद है वो तो है ही है। सर एक बात, ये तो अब बात हम कर रहे हैं, ये तो एक बहुत आरंभिक कारण है जो कि किसी भी व्यक्तिगत मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में एक शुरुआती जगह बनाता है कि वो शादी से खुश नहीं। क्योंकि ये बात हमारे सनातन में अगर आप देखें, सनातन संस्कृति में तलाक जैसी किसी विषय वस्तु का कोई स्थान ही नहीं है। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। पर चूंकि धीरे धीरे जैसे संस्कृति आगे बढ़ती है, संस्कृति के जब साथ नए नए आयाम जुड़े जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जब इसका आविर्भाव आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को उन पूरी पुरानी रूढ़ियों से, परंपराओं से निकलकर कुछ नए बदलाव लाने पड़ते हैं। वहां तक समझ में आता है कि अगर आपको लगता है कि स्थितियां इतनी विकट हो जाती है, क्योंकि यही कारण नहीं है, कहीं जेन्युइन रीजन भी हमारे सामने आते हैं जहां दो परस्पर लोगों में बहुत ज्यादा इतनी खींचातानी, इतनी तनातनी होती है कि एक आदमी बहुत ज्यादा शराब का सेवन सेवन कर रहा है, महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग लालची लोगों के बीच में वो महिला भी फंस गई है, या फिर महिला इस तरह की है जिसके जिसका नैतिक चरित्र अच्छा नहीं है, जहां पुरुष को जगह जगह सामाजिक रूप से कलंकित महसूस हो रहा है। तो ऐसे समय में जहां बिल्कुल स्थितियां इतनी विकट हो जाती है कि अब शादी से बाहर आने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं आपके पास, तब हम एक समझ सकते हैं कि वो एक व्यवस्था भी होनी चाहिए थी, और उसी की परिणति है कि विवाह विच्छेद का ये जो हमारे कानून की व्यवस्था में जो रखा गया प्रयोजन, वो रखा गया। पर सनातन की आप बात करें, सनातन में तो कोई विवाह विच्छेद है ही नहीं। तो वहां तो ये था कि अगर एक बार आपने पाणी ग्रहण कर लिया, एक बार आपने किसी भी 8 पद्धति है, 8 पद्धति में किसी भी पद्धति से अगर आप एक विवाह बंधन में सूत्र में बंध गए किसी के साथ में, तो जीवन संगनी या जीवन साथी जो भी आपके हैं, वही आपके लिए सब कुछ है, उन्हीं के साथ आपको पूरा जीवन अपना व्यतीत करना होता था, और वो करते भी थे और करते आए। हमारे फोर फादर्स को हम देखते हैं, हमारी बड़ी जनरेशन में हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों ने हमको वो संस्कार दिए। आज भी वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि जब भी छोटी मोटी कोई कहासुनी घर में मियां बीवी में या पति पत्नी में आपस में होती है, तो वो लोग हमें इस तरह समझाते हैं कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टॉलरेंस करें, थोड़ा सा रखें इसको, आप कुछ कम खा लें, एक दूसरे को समझा करके कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें कम हो जाए, वहीं सेटल हो जाए। पर चीज़ें कोर्ट तक जब पहुंच जाती हैं, उसके बाद चीज़ें और भी बिगड़ हो जाती हैं, और वहाँ चीज़ें सुलझने की जगह ज़्यादातर ये देखा जाता है कि और बिगड़ती है, और बिगड़ते बिगड़ते हालात विवाह विच्छेद तक पहुंच जाता है। ये बात बहुत बड़ी बात है सर। एक्चुअली में अभी परिस्थिति इतनी विकट बन चुकी है कि इनका समाधान ढूंढा जाए तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर इसकी जड़ में हम जाए सर, जैसे आप संस्कृति बचाओ अभियान चलाते हैं और सनातन से आप जुड़े हुए हैं, जैसे स्टार्टिंग में अपनी बात होगी कि विवाह विच्छेद जैसी व्यवस्था हमारे पास यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ पे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विस्मृत करते जा रहे हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है, मतलब नई जनरेशन ने भी जैसे अभी जिसने कदम रखा है, जिस आत्मा ने, दिव्य आत्मा ने भी जमीन पे कदम रखा है, तो शुरू से ही अगर हम उनको संस्कारों से जोड़ें या कहें कि हम गुरुकुलों में भेजना स्टार्ट करें, जैसे हमारे गुरुकुल की व्यवस्था धीरे खत्म हो गई है, तो आपकी नज़र में क्या हमारी शिक्षा पद्धति को हमारी पाश्चात्य पुरातन जो संस्कृति रही है, क्या उससे जोड़ा जा सकता है, ताकि इस तरह की गंदगियां वापस समाज में धीरे धीरे खत्म होती जाएं? ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि संस्कृति बचाओ अभियान जो एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का, जो मैंने विगत 2021 में शुरू किया था,
और उस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण जो एक उद्देश्य था, हम यही लेके चले थे कि हम बड़े, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन उस पीढ़ी में और अभी तक हमारी जो पीढ़ी चल रही है, इस पीढ़ी तक में भी हम कुछ ना कुछ कहीं न कहीं संस्कारों को, संस्कृति को कहीं न कहीं हम परिचित हैं, जानते हैं, हमारे मूल्य, रिचुअल्स, हमारी परंपराएँ, हम सबसे थोड़ा-थोड़ा हम अवगत हैं और हम उनको निभाने का प्रयास जितना भी हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। पर अब आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, क्योंकि कॉन्वेंट कल्चर है, हम लोगों ने अपने स्टेटस के लिए, अपने उस सामाजिक ढांचे को दिखाने के लिए, शो में उसको लोगों में उसका दर्शाव करने के लिए, हमने अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे विद्यालयों में, ऐसे माहौल में भेजना शुरू कर दिया, जहाँ वो कहीं न कहीं संस्कृति से बिल्कुल कट से गए हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप हमारी शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, शिक्षा पद्धति में आपको जैसा याद होगा, पहले एक नैतिक शिक्षा की पुस्तक चला करती थी, जहाँ हम नैतिक शिक्षा का एक छोटे-छोटे पर नैतिक मूल्य, जो हमारी क्या व्यावहारिक आदतें हो सकती हैं, सामान्य जीवन में हम कैसा व्यवहार करें, कैसे अपने परिजनों के साथ व्यवहार करें, कैसे मित्रों में, समाज में किस तरह हमें पेश आना है, उस तरह पर छोटी-छोटी शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता था कि आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। और नागरिक सिर्फ समाज के लिए नहीं, आपको पूरे राष्ट्र के लिए नागरिक होना होता है। नागरिक आप राष्ट्र के होते हैं। समाज में तो आप सिर्फ रहते हैं, वो समाज जो आपके आस-पास है, आपकी कॉलोनी, आपका जो कस्बा है, जो शहर है, वो आपका एक समाज वो हो सकता है, जिसमें छोटी परिधि में आप जहाँ रहते हैं। पर अगर आप अच्छे नागरिक होंगे, तो डेफ़िनिटली आपके अच्छे नागरिक होने से पूरे देश पर इसका समग्र प्रभाव पड़ता है। और कहते हैं कि यूथ जो है, वो किसी भी देश को बदलने की क्षमता रखते हैं, और हमारा देश तो अपने आप में युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा जो जनसंख्या का जो एक लोड है, एक वर्ग है, वो युवाओं का आता है। तो ऐसे में हम लोग अब महसूस करते हैं कि शिक्षण पद्धति को लेकर के जो हमारे पुराने जो प्रचलन, जैसे गुरुकुल पद्धति थी, अब आप पूरा ना सही, पर उसको कहीं न कहीं सम्मिश्रण करके हमारी शिक्षा पद्धति में गुरुकुल व्यवस्था को, या उस तरह के संस्कारों को, जहाँ एक आचार्य और गुरु और शिष्य के बीच जो परंपराएँ होती थी, उनके बीच में जो एक सम्मान भाव होता था, उसको आपस से हम रेज़ करें और उसको ला करके अलग-अलग जो शिक्षण पद्धतियों के अलग-अलग जो उसकी एकेडमिक के अलावा जो सनातन संस्कृति है, ज्ञान है, और हमारी पुराने वेदांगों के जो अध्ययन कराए जाते थे, वैसी कुछ छोटी-छोटी हमारे प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। नैतिक शिक्षा की किताब को हमको वापस अनिवार्य तौर पे जोड़ना चाहिए। इसके लिए हमने राष्ट्रीय जो हमारा जो शिक्षा जो डिपार्टमेंट है, केंद्रीय शिक्षा विभाग जो है, उसको भी हमने पत्र लिख करके इसके माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किया था कि नैतिक शिक्षा की किताब जो है, संपूर्ण देश में फिर से विद्यालयों में लागू की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को कम से कम एक व्यावहारिक ज्ञान की बेसिक शिक्षा ज़रूर मिल सके। ये वाक़ई में ज़रूरी हो गया और देखा जाए तो अगर नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्य हमारे जीवन से चले जाएँगे, जो काफ़ी हद तक चले भी गए हैं, और उसका दुष्प्रभाव आप अपने दैनिक जीवन में रोज़ाना देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और वो प्रभाव इस हद तक आप पर हावी हो चुके हैं कि छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करना, लड़ना, तनाव में जाना, डिप्रेशन में जाना और फिर अंत में सुसाइड कर लेना, जो आज की डेट में कॉमन हो गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे आस-पास ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि हम अपने आप की हत्या खुद कर रहे हैं। सिर्फ नैतिक मूल्यों को छोड़ने की वजह से, हमारे बड़े बुजुर्गों के जो संस्कार थे, उनका जो आशीर्वाद था, उनको छोड़ने की वजह से। और इतना बड़ा वो टॉपिक भी नहीं है सर कि हम उसको अपना नहीं सकते या उस पे कार्य नहीं कर सकते। मानसिक रूप से कमजोर है। लेकिन मानसिक रूप से आपने सही कहा कि हम अपने आप को बहुत कमजोर कर चुके हैं। कहीं न कहीं पैसों के पीछे भागते-भागते हम अपनों को ही भूल चुके हैं। और देखा जाए तो पहले पूरा मोहल्ला एक घर हुआ करता था, आज एक घर मोहल्ला हो गया है। हर घर में टुकड़े हो गए हैं, डिवाइडेशन हो गया है। और उसका कारण क्या है? बेसिक कारण सभी को पता है। अलगाव है। सर यहाँ अभी जैसे एक बात है, अभी नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, नई युवा पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि जिस लाइक रिलेशनशिप काउंसलर के रूप में आप वर्किंग करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे केसेस भी आते होंगे इस तरह के। तो उनको जब आप डील करते हैं पर्सनली, तो आपका जो व्यावसायिक कार्य है वो तो आपको करना ही करना है। पर व्यावहारिक रूप में ये एक इंसानियत के रूप में जब फर्स्ट टाइम उस व्यक्ति से या उस कपल से आप मीट करते हैं, मिलते हैं, तो आपके मन में क्या थॉट आता है? सर, सबसे पहले मैं उन दोनों चेहरों को बड़े गौर से देखता हूँ, और बड़ा दुख होता है मन में ये सोच करके कि हम जिसे हम प्रेम कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, या किसी भी तरह से हम रिश्ते में हम रहे थे, और आज हमारे बीच में स्थिति इतनी खराब हो गई। क्योंकि मैं ये देखता हूँ चेहरों में कि कहीं ना कहीं दोनों शिकायतें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी उनको शिकायतें एक दूसरे से, वो एक दूसरे से संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुख भी है, वो डरे हुए फील होते हैं। मुझे महसूस होता है कि उनके मन में अभी भी एक दूसरे को खो देने का कहीं ना कहीं एक जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो हार मानना नहीं चाहते। ये जो हार जीत का सिलसिला जो रिश्तों में आ गया है, जो तय कर लिए सीमा की, मैं अगर ऐसा मैं झुकूंगा तो मैं हार जाऊंगा, मैं झुकूंगा तो वो सामने वाला। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप रिश्तों में हार जीत का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रिश्तों में
झुकाव सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। जब आप अगर अपने साथी से हार मान लेंगे तो आप सबसे पहले आप समझिए कि जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्रेम किया है जीवन में, अगर उसके सामने अगर आपको हारना भी पड़े, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहला नुकसान आपकी वहीं भरपाई हो जाएगी, रिश्ते कोर्ट तक पहुँचेंगे ही नहीं। वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो मनमुटाव कोर्ट तक या किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचेगा ही नहीं, जहाँ किसी और को आपके बीच में आके समझाइश करनी पड़े। आप दोनों में वो कैपेसिटी है, आप दोनों में वो कैलिबर है कि आप अपने प्रेम को सुलझा सकते हैं, बैठ सकते हैं। सिर्फ़ आपको ज़रूरत है उन सब हार-जीत की जो तुलना जो आप कर रहे हैं, हार-जीत का जो आप एक जिद पकड़ के बैठे हो, जिद को छोड़ने की और अपने पुराने अच्छे लम्हों को याद करने की और उस रिश्ते को वापस उसमें जान फूँकने की कोशिश करनी है। एक शुद्ध कोशिश होनी चाहिए, रिश्ता कोई भी बनाया जा सकता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, जब रिश्ता जुड़ता है, मतलब जो दो रिश्ते एक साथ जुड़ने का समय आता है, जब लड़का लड़की देखे जा रहे होते हैं माता पिता के द्वारा, उस समय वो खुशी का माहौल होता है ना, बहुत बड़ा होता है। हर तरह से दोनों परिवार अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे होती हैं, लड़का लड़की को पता भी नहीं होती। माता पिता के चेहरों में, दिलों में इतनी खुशी होती है, और वो खुशी साल 2 साल 3 साल तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे आपने कहा, जो तनाव जो पैदा हुआ, जो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं या हार मानना नहीं चाहते, उसके बाद जो मैटर क्रिएट होता है, चाहे पुलिस थाने में हो, चाहे बका अधिवक्ताओं के पास आने का हो, और एक दूसरे को डराने धमकाने का हो, फोन कॉल्स के द्वारा, वो इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों का जीवन, जो दो कपल हैं, जो दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के घर में, दिमाग में इस तरह की हलचल मच रही होती है, इसका कोई उपाय नहीं है। अभिमान तो हमने सर ये देखा है कि वो 2 मोर्चे बन जाते हैं। हाँ, 2 परिवार ना रह करके वो 2 मोर्चे हो जाते हैं, जहाँ से दोनों तरफ से फायर होता है और दोनों ही परिवार एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। वो और झूठ, कोर्ट में झूठों का पुलिंदा माना जाता है। ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं उन रिश्तों को लेकर के, जो शायद सार्वजनिक तौर पे आप कभी किसी से अपने पति या पत्नी के विरुद्ध कभी ना कहें। पर वहाँ आने के जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप कोर्ट में जाना है, तो उसी दिन से आप समझ लीजिए तलाक आप विवाहित कर चुके हैं, क्योंकि उस दिन से आप पति-पत्नी नहीं रहते, आप एक प्रतिद्वंदी बन जाते हैं और एक-दूसरे पर छींटा-कशी का और एक-दूसरे पर नीचा दिखाने का, एक अपने अहम पुष्ट करने का एक सा भाव चल पड़ता है। मतलब मानसिक तलाक तो उनका पहले ही हो चुका होता है, बस बिल्कुल, मैं एक कागजी कार्रवाई है, उस कागजी कार्रवाई के लिए लंबी लड़ाई चलती है, और जब तक वो लड़ाई चल रही होती है, तब तक अनचाही गालियां, अनचाहे मैसेज, अनचाही धमकियां। बिल्कुल। यहाँ सर, मतलब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा इस चीज़ को, कि आपने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि आप सभी के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन आपको सर के द्वारा बताई हुई बातों पर आप गौर करेंगे तो समाधान एक्चुअली में आप सभी के पास में है, हमारे घर में ही है, बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद में ही है। सर, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, संस्कृति बचाओ अभियान के तहत, कि इस कार्यक्रम में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, और भविष्य में इसके तहत आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, संस्कृति बचाओ अभियान जो इससे पहले हमने एक नशा मुक्ति अभियान करके चलाया था और इसमें लगभग 200 लोगों की टीम हमने जोड़ी है, वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुख्यतः हमने उन लोगों को जोड़ा है जो अभी किसी न किसी सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त हैं और उनके पास व्यापक अनुभव है हमें देने के लिए, हमारे युवाओं को देने के लिए। तो हमने इसमें युवाओं के साथ-साथ, महिलाओं के साथ-साथ ऐसे वृद्ध हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि वो जीवन भर अपने एक व्यापक अनुभव को जो उनके हृदय में समाहित है, उसको लेकर के जन सामान्य के बीच में आए, युवाओं के बीच में आए, उस पीढ़ी को अपने अनुभवों से वो शेयर करके बताएं कि उनके पास किस तरह के मूल्य हैं, किस तरह की बातें हैं और किनका पालन करके एक युवा अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो ऐसे में हमने सबसे पहले नशा मुक्ति अभियान जब किया था, उसके तहत हम कई स्कूलों विद्यालयों में जाकर के हमने नशा मुक्ति के कैंपेन किए, बच्चों को नशे के एडिक्शन से दूर करने के लिए, चाहे वो एडिक्शन मोबाइल का ही क्यों ना हो। हमने, क्योंकि आजकल ये एडिक्शन भी सबसे ज़्यादा दुर्गति किए जा रहा है हमारी युवा समाज की, तो हमने उस एडिक्शन से निपटने के लिए भी कुछ इनको टिप्स दिए, वहाँ पे उनसे बातचीत किया, 1 टू 1 उनसे संवाद करने का प्रयास भी किया और जब हमें लगा कि इस स्तर पे काम अच्छा कर रहा है, तब हमने संस्कृति बचाओ अभियान के रूप में इसमें एक नई एक सेगमेंट जोड़ी थी, जिसमें कि हमने, जैसे कि आप देखते हैं कि अलग-अलग विभिन्न धर्मों में अलग-अलग पद्धतियाँ हैं, अलग उनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म्स है, जहाँ वो अपने छोटे बच्चों को बुला करके किसी धार्मिक स्थल पर बुला करके और उनको शिक्षण का कार्य करते हैं, चाहे वो शिक्षा उनको किस प्रकार से, कैसे और किस लिए दी जा रही है, प्रयोजन कुछ भी हो सकता है। पर हमने भी सोचा कि हमारे सनातनी बच्चे जो सिर्फ प्रवेशिका कक्षाओं से सीधे हम विद्यालयों में, कॉन्वेंट स्कूलों में भेज देते हैं, वहाँ प्ले ग्रुप के नाम पर उन्हें सिर्फ खेल खिलौने से खिलाया जाता है, उन्हें कभी संस्कार युक्त बातें बताई नहीं जाती। तो हमने हमारे मंदिरों को इसे जोड़ने का एक मुहिम चलाई थी, जिसके तहत हमने अब तक 47 मंदिर जोड़े हैं जयपुर में, जिसमें हमने वहाँ के पुजारियों से बात की, उनसे निवेदन किया कि क्यों ना वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वार पे, किसी एक नियमित वार पे एक ऐसी कक्षाएं चलाएं जिसमें धर्म, कर्म और संस्कृति का बच्चों को ज्ञान दिया जाए। जो भी आसपास के, पड़ोस की बस्ती के बच्चे होते हैं, उन्हें जोड़ें आप और एक-एक, दो-दो करके जो भी बच्चे जुड़ते चले जाएँ, उनको हर मंगलवार, जैसे पहले आपने कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, किसी तरह की कोई छोटी-छोटी कोई रिचुअल कर ली,
उसके बाद बच्चों को आधा घंटा 1 घंटा आपने आप किसी धार्मिक विषय पर कोई ज्ञान दे दिया, किसी अपनी रिचुअल के बारे में बता दिया, पूजा पद्धति के बारे में बता दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारे बच्चों के मन में धीरे-धीरे वो चीज़ें और वो जो हमारी संस्कृति के जो हमारे पुराने पहलू हैं, हमारी चेतन संस्कृति की जो हमारी जो विधाएँ थी, उनको बच्चे फिर से आनुषंगिक रूप से अपने मन में उनका जागरण होगा और बच्चे समझेंगे कि हमारी पूजा पद्धति में अगर दीप प्रज्वलन का महत्व है तो क्यों है? अगर हम व्रत करते हैं तो क्यों करते हैं? आज एकादशी है तो एकादशी का महत्व क्या होता है? रामनवमी, तो ये सब सिखाने के लिए अलग से विद्यालय नहीं खोले जा सकते, ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता, पर हम मंदिरों को इससे जोड़ करके जरूर कुछ ना कुछ इस तरह का एक माहौल बना सकते हैं। और अभी हम जैसे इसमें कुछ मंदिरों का, जैसे कि अभी देख रहे हैं मंदिरों में कई जगह रखरखाव इस तरह की अनियमितता देखने को मिलती है, जब मंदिर में रखरखाव नहीं है, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, छोटे मोटे मंदिरों में संरक्षण के उपाय करने होते हैं, जहाँ मंदिर वीरान पड़े हुए उनकी सेवा देखने वाला संभालने वाला कोई नहीं होता, ऐसे मंदिरों में जाकर साफ सफाई करना, उनको देखभाल करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना और वहाँ पे किसी योग्य पंडित या किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे सेवा के लिए जोड़ना, जिससे कि वो किसी छोटे मोटे परिसर में वहाँ काम कर सके। तो ऐसे छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे कार्यों से हम प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृति को हम बचाएं और अपने आसपास के क्षेत्र में ज्यादा नहीं कह सकते, पर जितना हमसे हमारे सामर्थ्य से जितना हम कर पाएंगे उतना हम अपने आसपास के क्षेत्र को और अपने दोस्तों को, लोगों को जोड़ करके इसका अंग बनाएंगे और संस्कृति के लिए जो काम। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सर, और मुझे लगता है कि जो दिल से आप काम कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम नाम भी दिल की बात है, और दिल से एक्चुअली में आप जो ये संस्कृति बचाओ अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत जरूरी है। और नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी, नए बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने फूल तभी राष्ट्रभक्त बनेंगे जब इस तरह की एक्टिविटीज हम सभी के द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर सकें। दैनिक जीवन में अपने अपने कार्य सभी कर रहे हैं, अर्थोपार्जन का कार्य सभी कर रहे हैं, लेकिन इस धार्मिक कार्य में भी, इस राष्ट्र के कार्य में भी अगर आप दिल से जुड़ेंगे तो नो डाउट हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, सभी खुशहाल होंगे, सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह पाएंगे, और जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो कटाव अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है वो धीरे धीरे खत्म होगी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, मुझे लगता है कि आपकी बातें सराहनीय हैं और हमारे व्यूअर्स को जरूर पसंद आएंगी। लेकिन हमारे कार्यक्रम में छोटा सा असूल भी है कि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं वो राष्ट्र, परिवार और समाज के नाम एक प्यारा सा संदेश डेडिकेट जरूर करते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में खुशहाली लेकर आता है। तो मैं चाहूँगा छोटा सा संदेश आपके द्वारा हमारे व्यूअर्स के लिए। अब समाज और देश के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे यूथ को, हमारे युवा पीढ़ी को, युवा वर्ग को फिर से एक सही रास्ते पर आने की और उन मूल्यों को समझने की जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारा सनातन देश, जिसका हर जगह लोहा माना गया, पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में जिसकी जो चरम था, उसका जो परचम था, लहराता था, आज फिर से मैं एक बार जागृत होकर के हमारे उन सांस्कृतिक मूल्यों को, सनातन मूल्यों को फिर से एक बार अपने मन में आविर्भाव करने की आवश्यकता है। और हमें ऐसे युवा देने की आवश्यकता है देश को जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, क्योंकि इस समाज में अभी सब लोग अपने लिए दौड़ लगा रहे हैं, पर यहाँ ऐसे चेहरों की आवश्यकता है, ऐसे युवाओं की जरूरत है, ऐसे लोगों की, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है कि लोग कहीं ना कहीं अपना छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर अपने देश के नाम करें, हम छोटी छोटी चीजों से अपने देश के नाम, अपने राष्ट्र के नाम कॉन्ट्रीब्यूट करें और ऐसी आदतों को अपनाएं, ऐसे व्यवहार को अपनाएं जिससे आपस में वैमनस्यता कम हो, लोगों में प्रेम बढ़े और एक दूसरे को सहयोग करने की भावनाएं बढ़े और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, इस तरह के भावों को हम त्याग करके और एक शुद्ध मानस, शुद्ध मन से एक दूसरे का सहयोग करते चले और एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ाए। और युवा इस तरह के नशों से, व्यसनों से, इस तरह की जो अभी इस तरह की जो भाग दौड़ की जिंदगी में जो आपके पास ऐसी विसंगतियां, ऐसी कुसंगतियां लग गई हमारे जीवन में, उनसे हम जितना हो सके परहेज करें और इस देश को मजबूत युवा जितना हम देंगे उतना देश हमारा तरक्की करेगा। तो यही है कि आप सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग भाव से चलते रहें और सनातन संस्कृति के जितने भी हमारे मूल्य थे उनको फिर से आप एक बार जागृत भाव से जीना शुरू करें, तो देख फिर से खुशहाल और सोने की चिड़िया। बिल्कुल, एक दूसरे का सहयोग ही परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति का कारण बन सकता है। और अब सच्चे सनातनी है, सनातन संस्कृति को अपनाए रखना, उस जीवन पद्धति को, उस मूल्यों को जीना हमारा दैनिक कार्य होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। और आपके द्वारा बताई हुई बातें मुझे लगता है कि आप सभी व्यूअर्स के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, और जो कहीं ना कहीं तनाव, डिप्रेशन और जो इस तरह की गलत एक्टिविटीज में फंस गए पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए, उससे हम निकलेंगे और अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे और हंसते खेलते रहेंगे। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने दिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।